Welcome to my YouTube channel. In this lecture of geriatric physical therapy, we will discuss about the Parkinson disease. This is very important. First हम देखेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है। ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि एज के साथ साथ जो है वो इसका रिस्क इंक्रीज होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सबस्टेंशिया नाइग्रा ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या होता है कि डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं, मूवमेंट अफेक्ट होती है। ये इतनी फैटल तो नहीं है बट इट इज़ प्रोग्रेसिव एंड इनक्योरेबल। इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इवन विद मेडिकेशंस सिम्टम वेरी इन इंसिडेंस सेवेरिटी एंड टाइमिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डे टू डे। ठीक है, तो मेडिसिन्स के साथ भी ये जो है वो डिज़ीज़ प्रोग्रेसिव होती जाती है। करंटली देयर इज़ नो वन स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोस पार्किंसन डिजीज़। कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पे हम पार्किंसन को डायग्नोस कर सकते हैं। There are four primary symptoms of Parkinson. First is the tremors. There is trembling in the limbs, rigidity, पेशेंट को rigidity जो है वो और stiffness of the limb and trunk फील होती है। Akinesia और bradykinesia, there is slowness of initiating the movement. पेशेंट को जो है वो मूवमेंट को इनिशिएट करने में डिफ़िकल्टी फील होती है। फर्स्ट इज़ द ट्रेमर्स, rigidity, bradykinesia एंड फोर्थ वन इज़ द पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। और इसकी वजह से पेशेंट का बैलेंस कोऑर्डिनेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है और उसका फॉल होने का चांस इंक्रीज़ हो जाता है। अदर साइन एंड सिम्टम अगर हम बात करें वो तो हमारे पास प्राइमरी थे और दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अदर साइन एंड सिम्टम देयर इज लिमिटेड सर्वाइकल मूवमेंट है, डिफ़िकल्टी रीडिंग, कॉग्निशन कम हो जाती है, पेशेंट जो है वो प्रॉपर वे से तरीके से सो नहीं सकते। और पेशेंट की जो अगर इन पेशेंट से हम लिखवाएं कुछ तो ये बहुत माइक्रोग्राफी अगर हम कहेंगे तो ये बहुत छोटा छोटा जो है वो पार्किंसन के पेशेंट लिखते हैं। स्टेजेस ऑफ पीटीआर पार्किंसन डिजीज़, तो स्टेज 0 में आपको पता है नो साइंस। स्टेज 1 में यूनिलेटरल आपको जो है वो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और डिजीज़। स्टेज 1.5 यूनिलेटरल डिजीज़ प्लस एक्सियल इन्वॉल्वमेंट, मीन्स के जो एक्सल स्केलेटन है वो इन्वॉल्व होगा। स्टेज 2 में बाईलेटरल तो होगी मगर बैलेंस इम्पेयर्ड नहीं होगा। 2.5 में बाईलेटरल के साथ विद इम्पेयर्ड बैलेंस। स्टेज 3 में माइल्ड टू मॉडरेट जो है वो सिम्टम्स आएंगे। स्टेज 4 में सिम्टम्स कुछ सीवियर होना शुरू हो जाएंगे। और स्टेज 5 पे पेशेंट टोटली इन जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा, बेड रिटर्न हो जाएगा। अब ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है और ट्रीटमेंट करें भी सही तो वो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को स्टॉप नहीं कर सकता। सिम्टोमेटिक रिलीफ पेशेंट को मिल जाता है, टेम्परेरी उसके फंक्शंस रीस्टोर हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ इम्प्रूव हो सकती है। और हर पेशेंट जो है वो डिफरेंट ड्रग्स पे डिफरेंट रिएक्ट करता है क्योंकि हर किसी की अपनी जो है वो फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो माइल्ड सिम्टम्स में हम इसमें मेडिसिन नहीं देते। जब सिम्टम्स जो है वो कुछ स्वेयर हो जाते हैं तब हम मेडिसिन दे सकते हैं। व्हेन ड्रग नो लॉन्गर इफेक्टिवली कंट्रोल सिम्टम्स एंड द ड्रग में बी एडिड, क्योंकि एक ड्रग से फिर पेशेंट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर हम उनको और ड्रग्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऑप्टिमल मैनेजमेंट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड एंड इज़ बेस्ट डिटरमाइंड बाय डॉक्टर। नेक्स्ट अगर हम मेडिसिन की बात करें तो कौन कौन सी मेडिसिन कॉमनली यूज़ होती है, तो लीवोडोपा एक मेडिसिन है जो कि कन्वर्ट हो जाती है डोपामीन में इन दी बोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द नॉर्मल मूवमेंट्स, क्योंकि पेशेंट की मूवमेंट्स नॉर्मल नहीं हो रही होती। COMT इनहिबिटर्स जिसके जो कि हमारे पास हैं कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज, जब हम इन्हें इनहिबिट कर देंगे तो ये एंजाइम क्या करता है, डोपामीन को ब्रेक डाउन करता है। तो ये हम दे सकते हैं लीवोडोपा, COMT इनहिबिटर्स, डोपामीन एगोनिस्ट जो है वो डोपामीन की तरह एक्ट करें ताकि, क्योंकि क्या है दिस इज द न्यूरो डिजेनरेटिव और देर इज़ लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, तो हमने डोपामीन को क्या करना है, एक्टिव करना है। एमेंटाडीन इसमें
दिस मेडिसिन आल्सो गिवन, जो कि डोपामिन के रिस्पॉन्स को इंक्रीज करती है। एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में रिलैक्सिंग इफेक्ट, उनके पेशेंट में जो है वो रिजिडिटी है, स्टिफनेस है, तो ये उसको रिलैक्स करते हैं। सेविजिलिन, इसका मैकेनिज्म अननोन है, अपेयर टू इनहिबिट द ब्रेक डाउन ऑफ डोपामिन, डोपामिन की जो ब्रेक डाउन है उसे इनहिबिट करती है। ठीक है, नेक्स्ट गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट। किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का क्या हो सकता है, हमने फॉल से प्रिवेंट करना है, जो डेफिसिट्स पेशेंट में आ रहे हैं उसे हमने करेक्ट करना है। बेड मोबिलिटी, ट्रांसफ़र, मोबिलाइजेशन, जो अर्ली मोबिलाइजेशन होती है उस पर हमने फोकस करना है। स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करना है, जो पेशेंट का मैंने बताया कि ब्रेडिकाइनेसिया है, पोस्चर इंस्टेबिलिटी है, जिसमें बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इफेक्ट हो रही है, तो उसको हमने जो है वो ओवरकम करना है। स्विस बॉल एक्सरसाइजेज, स्क्वाट्स, दीज आर द एक्सरसाइजेज। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात करें, फिजियोथेरेपी एंड पार्किंसन डिजीज़, मोस्ट पेशेंट फेस मोबिलिटी डेफिसिट, जैसे कि हमने पहले बात की, पोस्चर में, बैलेंस में, चलने में उनको फेयर होता है कि हम कहीं, उनके पोस्चर इंस्टेबिलिटी, स्टूपिंग पोस्चर होता है तो वो उन्हें फेयर होता है कि कहीं वो जो है वो गिर ना जाए। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि हमने स्टेज 5 में पढ़ा था कि क्या है, वो बेड रिटर्न हो जाएंगे, व्हील चेयर बाउंड हो जाएंगे, इनएक्टिविटी उनमें होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो पेशेंट जिनको पार्किंसन हुआ होता है उनका विदिन 3 मंथ्स में जो उनका फॉल का रिस्क ज़्यादा होता है ड्यूरिंग ट्रांसफर एंड दिस फ्रीजिंग ऑफ गेट। तो हमने क्या करना है, हमने उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, एक्सरसाइजेस करवानी है ताकि वो मसल पावर, उनकी जॉइंट मोबिलिटी, उनका बैलेंस रिस्टोर हो सके। ट्यूनिंग स्ट्रेटजीज़ से क्या होगा कि पेशेंट में जो है वो एक सीक्वेंशियल मूवमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी, जब वो चल रहे होंगे एक रिदम के साथ चलेंगे। पोस्चरल एडजस्टमेंट इन बेड्स, ताकि क्या है वो प्रेशर सोर्स ना बने, अल्सर फिर वो अल्सर में डेवलप ना हो। असिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइजेज, और प्रिवेंट करना है पोस्ट किसको, प्रेशर सोर्स को और कंट्रैक्चर्स को। अगर कंट्रैक्चर्स जो है वो डेवलप हो जाएं तो उनको ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। एबनॉर्मल गेट पैटर्न्स जो कि पार्किंसन डिजीज़ में हो सकते हैं। डिफ़िकल्टी वेट शिफ्टिंग, उनको वेट शिफ्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। अगर सिंपल वे में कहें तो उन्हें मूवमेंट को स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टी फील होती है। हाइपोकाइनेसिया होता है, फ्रीजिंग गेट होता है, बैलेंस पोस्चर जो है वो इम्पेयर होता है विद नैरो बेस ऑफ सपोर्ट। जितनी बेस ऑफ सपोर्ट नैरो होगी उतना आपका गिरने का चांस ज़्यादा हो गया। कोइंग स्ट्रेटजीज़ में ड्यूरिंग गेट ट्रेनिंग में हम जो है वो ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल और कॉग्निटिव क्यूज़ पे जो है वो फोकस करेंगे। ऑडिटरी जो आप सुन सकते हैं, विजुअल जो आप देख सकते हैं, टैक्टाइल जो आप फील कर सकते हैं, कोई टैपिंग वगैरह, और कॉग्निटिव हमारी मेंटल जो है वो इमेज से रिलेटेड हैं। एक्सरसाइजेस, हम रेंज ऑफ मोशन, पेशेंट का जो है वो जो भी उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो हम उस पर फोकस करेंगे। पोस्चर इंस्टेबिलिटी है तो उसे हम पोस्चर बैलेंस इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेग स्ट्रेंथ करेंगे रेजिस्टेंस बैंड्स के थ्रू। बैलेंस को हम जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। वेट शिफ्ट नहीं हो रहा पेशेंट से, वेट शिफ्टिंग करवाएंगे। एक्सरसाइजेस फॉर ट्रांसफर्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे ताकि पेशेंट के जो है वो मसल जो है वो पावर गेन हो और जो उनकी रिजिडिटी है, स्टिफनेस है, वो कम हो। पैसिव रेंज ऑफ मोशन, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन करवाएंगे ताकि मूवमेंट जो है वो स्मूथ हो। रेस्पिरेशन एक्सरसाइजेज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, पेशेंट में जो फेयर है उन सबको ओवरकम करने के लिए हम ब्रीथिंग, योगा, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज करवाएंगे। नेक्स्ट टाई चाई, दिस इज व्हाट इज दिस इज द इंटरनल ऑर्गन स्टिमुलेशन एंड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेनेंस, बैलेंस के लिए ये चीज़ हम करवाते हैं। ट्रेमर्स इससे कम होते हैं, फॉल का जो है वो फेयर वो कम होता है, तो ये पार्किंसन पेशेंट के लिए बहुत ही बेस्ट है। एंड फॉर मोटर कंट्रोल, नेक्स्ट बैलेंस ट्रेनिंग एंड हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ताकि पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग हो सके। अगर पेशेंट के जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस है, पोस्चर रिस्पॉन्सेस में टू चैलेंज बैलेंस हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हम करवाएंगे। नी एक्सटेंसस की, फ्लैक्सस की, लोअर एक्सट्रीमिटी की करवाएंगे ताकि पेशेंट का जो नैरो बेस ऑफ सपोर्ट है और उसका फेयर का चांस है वो रिड्यूस हो सके। थ्रेडमिल ट्रेनिंग इज आल्सो seen to be effective in many studies. At initial, all patients could walk without freezing phenomenon.
इम्प्रूवमेंट इन गेट स्पीड्स एंड नंबर ऑफ स्टेप्स आस्ता आस्ता थ्रेडमिल ट्रेनिंग से इम्प्रूव हो सकते हैं। इफेक्ट लास्ट अबाउट 4 मंथ्स और 4 मंथ्स तक थ्रेडमिल ट्रेनिंग के इफेक्ट्स रहते हैं। हैज़ पोटेंशियल टू इन्हेंस गेट रिदमिसिटी, इससे आपके गेट का रिदम भी इम्प्रूव होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, फॉल रिस्क कम होता है, रिदमिसिटी आती है, पेशेंट जो है वो वेट ट्रांसफ़र अच्छे से कर सकते हैं, पेशेंट की एरोबिक ट्रेनिंग हो जाती है इससे। स्ट्रेच रिफ्लेक्स या ड्रैग रिफ्लेक्स ये क्या होता है? जैसे मसल रिजिडिटी ज़्यादा होती है, ये देखा गया है टू बी कास्ड बाय इनहेंस एक्टिविटी ऑफ लॉन्ग लेगेंसी। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ये सजेस्ट किया गया है कि रॉकिंग मूवमेंट टू ए बॉडी सेगमेंट कैन alter the activity of reflex pathways. Manual segmental vibration characters of the trigger method consist of imparting low intensity movement to a limb to provide a brief but substantial reduction in the H reflex. जब हम लो फ्रीक्वेंसी मूवमेंट करवाते हैं तो रिफ्लेक्स कम हो जाता है। ट्रैगर अप्रोच imparts a series of very gently painless passive rocking movements to the limbs. लिम्स की मूवमेंट करवाना स्ट्रेच रिफ्लेक्स में बहुत ज़रूरी है। मोर इफेक्टिव इन सुपाइन देन सिटिंग। सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ इवोक्ड स्ट्रेच रिस्पॉन्स वाज ऑब्जर्व। इससे जो देखा गया है कि इवोक स्ट्रेच रिस्पॉन्स कम हुआ है, मे इंड्यूस रिडक्शन ऑफ मसल रिजिडिटी, इससे पेशेंट में रिजिडिटी कम होती है विद स्ट्रेच रिफ्लेक्स। एंड लास्टली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली एंड पेशेंट एजुकेशन। जब तक पेशेंट को खुद इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ, जो मैं एक्सरसाइज फॉलो कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, तब तक वो उसको कंटिन्यू नहीं करेगा। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। आई डेफिनेटली श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।